दोस्तों, एक जिले के डीएम साहब की उसी जिले की एसपी मैडम से प्यार हो जाता है और दोनों का लव मैरिज भी हो जाता है। उसके बाद डीएम साहब रिसेप्शन पार्टी देते हैं। उस पार्टी में बड़े बड़े आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर पधारे हुए थे और बड़े बड़े शहर के गणमान्य लोग भी पधारे हुए थे। डीएम साहब गरीबों के लिए भी खाने की व्यवस्था किए हुए थे। स्टेज पर डीएम साहब और एसपी मैडम दोनों दूल्हा दुल्हन की भेष में बैठे हुए थे। लोग आ रहे थे, गिफ्ट पकड़ा रहे थे और बधाइयाँ दे रहे थे। तभी एक भिखारी आता है, उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और डीएम साहब की तरफ इशारा करके कहता है, अगला नंबर तुम्हारा, अगला नंबर तुम्हारा। डीएम साहब कुछ समझते तब तक 4-5 पुलिस वाले आते हैं और उस पागल भिखारी को उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन वो डरता नहीं है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अगला नंबर तुम्हारा। अब डीएम साहब पुलिस वाले को रुकने के लिए बोलते हैं, उस भिखारी को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, अगला नंबर तुम्हारा से क्या मतलब है। दोस्तों, वो भिखारी जो कहानी बताता है, ये सुनकर डीएम साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपना शादी वाला पगड़ी खोल के जमीन पर पटक देते हैं। उसके बाद जो उनके बगल में दुल्हन की भेष में एसपी मैडम बैठी हुई थी, जोरदार थप्पड़ उसे गालों में मारते हैं और कहते हैं, मैं अभी तुम्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा और तुम्हें जेल भी भेजूंगा। दोस्तों, आखिर भिखारी ने ऐसा क्या बता दिया कि डीएम साहब इतने गुस्से में हो गए कि एसपी मैडम को थप्पड़ तक मारा, उन्हें सस्पेंड तक कर दिया। आइए दोस्तों, जानते हैं कहानी को विस्तार से। बहुत ही सनसनीखेज कहानी दोस्तों, कहानी को पूरा देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत दिल्ली के एक कॉलेज से होती है। वहाँ एक क्लास में दोस्तों सुप्रिया और सौरभ पढ़ाई किया करते थे। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों ही अच्छे परिवार से थे। सुप्रिया के परिवार में उनके पिता, उनके भाई अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, अधिकारी थे, और सौरभ के पिता बिजनेसमैन थे। उनका फर्नीचर का बहुत बड़ा हब था, बहुत बड़ा बिजनेस था। दोनों अपने अपने घर में बताते हैं अपने प्यार के बारे में। दोनों के परिवार वाले राजी हो जाते हैं और दोनों की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सुप्रिया सौरभ के घर विदा हुए आ जाती है। सौरभ अपने पिता का बिजनेस संभालने लगता है। इधर सुप्रिया अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखती है। क्योंकि उसके परिवार में सभी अधिकारी थे, इसलिए इसका भी दिल अधिकारी बनने का था। उनके सारे रूल उन्हें मालूम था और अंततः सुप्रिया यूपीएससी का एग्जाम देती है और फाइनली आईपीएस अधिकारी बन जाती है। उसका सिलेक्शन आईपीएस अधिकारी में हो जाता है। दोस्तों, उसे उत्तर प्रदेश कैडर मिलता है और ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है, एएसपी के पद पे। इधर दोस्तों, सौरभ के पिता की मृत्यु हो जाती है और वो फर्नीचर हब संभाल नहीं पाता है और धीरे धीरे ये घाटा पर घाटा लगने लगता है। इधर सुप्रिया सफलता की मंजिल पर चढ़ते जा रही थी और इधर सौरभ धीरे धीरे नीचे ही गिरते चला जा रहा था। वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा था। सुप्रिया और सौरभ के बीच एक खाई सी उत्पन्न हो गई थी। एक तरफ सफलता थी, एक तरफ असफलता थी। लास्ट में सौरभ फर्नीचर हब को बंद कर देता है, उसे बेच देता है और वो अपनी पत्नी सुप्रिया के पास लखनऊ आ जाता है। वो काफ़ी डिप्रेशन में था। सुप्रिया उसे सहारा देती है और बोलती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप कुछ दिन आराम करो, फिर बाद में कुछ सोचा जाएगा। तभी दोस्तों, उस जिले के डीएम साहब चेंज हो जाते हैं। अब नए डीएम साहब आने वाले होते हैं। उनका नाम था अनिकेत। वो दिन भी आता है जिस दिन नए डीएम साहब आने वाले होते हैं। सारे स्टाफ, सारे अधिकारी उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। उनके स्वागत का मेन जिम्मा एएसपी सुप्रिया को दिया जाता है। सुप्रिया मैडम गुलदस्ता लेकर डीएम साहब के इंतजार में खड़ी रहती है। तभी डीएम साहब आते हैं। सुप्रिया मैम उन्हें गुलदस्ता देती है और गुलदस्ते के साथ साथ अपना दिल भी दे देती है। वो डीएम साहब को एक ही नज़र में पसंद कर ली थी। डीएम साहब उन्हें एक ही नज़र में भाग गए थे। वो मन ही मन डीएम साहब को चाहने लगी थी, उनसे प्यार करने लगी थी। अब दोस्तों, एएसपी सुप्रिया मैम रोज़ नित्य नए नए बहाने ढूंढती थी डीएम साहब से मिलने का। कभी कोई डिस्कशन, कभी किसी केस के मामले में, कभी कुछ सब्जेक्ट लेकर वो डीएम साहब से मिला करती थी। इस बात की नोटिस डीएम अनिकेत भी किया करते थे, क्योंकि वो भी नवयुवक थे और अनमैरिड थे। दोस्तों, ऐसे करते करते करीब 1 सप्ताह 10 दिन बीतता है। एक दिन अनिकेत साहब टोकी देते हैं सुप्रिया मैम को। बोलते हैं, सुप्रिया तुम आजकल ज़्यादा ही मेरे में इंटरेस्ट ले रही हो, बात क्या है। तभी दोस्तों सुप्रिया मैम हकला जाती है और डायरेक्ट ही इजहार कर देती है और बोल देती है, साहब मैंने जिस दिन से आपको देखा है, जिस दिन से मैंने आपको वेलकम किया है, उस दिन से मैं आपको चाहने लगी हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ।
दोस्तों अनिकेत साहब भी अच्छे दिल वाले थे, वो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों दोनों में प्यार हो गया था। इधर अनिकेत साहब के घर वाले शादी का दबाव डालने लगते हैं डीएम साहब के ऊपर कि बेटा शादी कर लो। डीएम अनिकेत साहब सीधा सीधा अपने घर वाले को बोलते हैं कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, मैं उससे ही शादी करूंगी, वो आईपीएस अधिकारी है। उसके घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, बोलते ठीक है बेटा, जहाँ तुम्हारी मर्जी तुम शादी करो, लेकिन कर तो लो। डीएम अनिकेत साहब सुप्रिया को फ़ोन करके बुलाते हैं अपने ऑफिस में। अब बोलते हैं हमारे घर वाले हमारे ऊपर शादी का दबाव बना रहे हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों शादी के नाम सुनते ही सुप्रिया मैम हड़बड़ा जाती है, बोलती है साहब मैंने अभी इस विषय में सोचा नहीं हूँ, मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, 2-3 महीने का मोहलत दीजिए, फिर बताती हूँ। अब दोस्तों सुप्रिया मैम ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस में आ जाती है और बहुत ही टेंशन, बहुत ही चिंता में थी। उसका चिंता टेंशन क्या था, उसका पति जो कि उसके घर आके बैठा हुआ था। अब वो मन ही मन सोचती है कि अगर डीएम साहब को ये मालूम हो जाए कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब वो कोई न कोई प्लानिंग बनाने लगती है अपने पति को कैसे भी अपने जीवन से दूर करने का, लेकिन ये भी चाहती है कि हंगामा ना हो। अगर हंगामा हो गया, कोई बखेड़ा हो गया, तो डीएम साहब को मालूम हो जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ। दोस्तों उसका पति सौरभ अब डिप्रेशन में तो था ही। अब सुप्रिया मैडम एक डॉक्टर से मिलती है और उसे पैसे का लालच देकर एक ऐसे दवा लिखवा लेती है जो कि आदमी का मेंटल स्थिति बिगाड़ देता है, और घर आती है और डिप्रेशन का दवा बोलकर अपने पति को और दवा देने लगती है। उस दवा का ओवरडोज उन्हें देती है, सुबह भी देती है और शाम को भी देती है। दोस्तों उस दवा के प्रभाव में आकर सौरभ का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। डिप्रेशन में तो बेचारा पहले से ही था। दोस्तों अब उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी और इसी का फायदा उठाकर सुप्रिया मैडम उसे एक पागल खाना में भर्ती करा देती है। जैसे ही वो पागल खाना में भर्ती हो जाता है, एक चैन की सांस लेती है और डीएम साहब को बोलती है कि साहब अब हम शादी करने के लिए तैयार हैं। डीएम साहब घर वाले आते हैं, सुप्रिया मैम के घर वाले आते हैं और एक मुहूर्त निकाला जाता है। वो मुहूर्त दोस्तों 1.5 महीने बाद का निकलता है। दोस्तों इस बीच सौरभ पागल खाने चले जाता है। पागल खाने जाने के बाद सुप्रिया मैम जो उसे दवाई खिलाया करती थी, वो दवाई बंद हो जाता है और धीरे धीरे सौरभ की मेंटल स्थिति सही होने लगती है और 2-4 दिन 5 दिन में वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी से दवाई का प्रभाव कम हो जाता है। अब वो सारी बात पर गौर करने लगता है कि मैं पागल खाना आखिर पहुंचा कैसे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता है। बहुत दिमाग पर जोर डालता है तो थोड़ा धुंधला धुंधला उसे याद आता है उसकी पत्नी उसको कुछ खिलाया करती थी, जिससे उसकी स्थिति खराब हो गई थी और वो पागल खाने में आ गया। दोस्तों उन डॉक्टरों से बोलता है कि सर मैं पागल नहीं हूँ, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन कोई डॉक्टर उसकी बात पर बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं करते हैं। तभी दोस्तों हॉस्पिटल का सबसे बड़ा साहब इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे आते हैं। सौरभ उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये कोई बड़े साहब हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। एकाएक सौरभ आता है और हाथ जोड़ देता है, बोला साहब मैं पागल नहीं हूँ, कृपा करके हमें छोड़ दीजिए प्लीज़। डॉक्टर उसे पकड़ के एक तरफ कर देते हैं और वहाँ से चल देते हैं और डॉक्टर आपस में हंसने लगते हैं, क्योंकि सभी पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। दोस्तों सौरभ की स्थिति काफ़ी ही अजीब सा हो गई थी, क्योंकि उसकी बातों को यकीन नहीं कर पा रहा था। दोस्तों सौरभ वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि डॉक्टर विजिट करके वापस इसी रास्ते से फिर आएंगे। जैसे ही बड़े साहब उधर से फिर आते दिखाई देते हैं, सौरभ कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ हाथ जोड़ के वहाँ खड़ा रहता है। अब वो डॉक्टर साहब सौरभ को बड़ा ही ध्यान से देखने लगते हैं और उसे अपने केबिन में आने का इशारा करते हैं। सौरभ उनके केबिन में जाता है और उनको सारी कहानी बताता है कि साहब हमारी पत्नी ने मेरे साथ दगा किया है, वो मुझे पागल होने की दवाई खिलाती थी, जिसके कारण मैं मेंटल हो गया था। अभी मेरा दवाई बंद है कुछ दिनों से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कृपा करके आप छोड़ दीजिए। तभी एक डॉक्टर बोलता है कि साहब सभी पागल यही बोलते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। तब सौरभ बोलता है कि साहब आप चाहे जैसा भी आप हमारे साथ टेस्ट ले सकते हैं, अगर मैं आपको किसी भी एंगल से पागल लगूँ तो आप जो मर्जी करना। दोस्तों डॉक्टरों उनका चेकअप करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, लेकिन सौरभ बिल्कुल फिट था, उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही सौरभ पागल खाने से छूटता है, वो सीधा ही अपने घर आता है। लेकिन जैसे ही अपने घर आता है दोस्तों, वहाँ देखता है कि डीएम साहब, अनिकेत साहब और सुप्रिया मैम दोनों बैठकर पति पत्नी की तरह हंस हंस के बातें क्या कर रहे हैं। वो पता करता है, एक पुलिस वाले से भी पूछता है ये कौन है। वो बताता है साहब और दोनों की शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। यहाँ के डीएम साहब हैं, यहाँ की एसपी साहब हैं। दोस्तों सौरभ की हिम्मत नहीं होती है घर जाने का। वो सारा माजरा समझ जाता है, किसी डीएम साहब से शादी करने के लिए उसकी पत्नी ने हमारे साथ दगा किया है और हमें पागल होने की दवाई खिलाकर हमें पागल खाना भेज दिया है। वो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि एक बड़े अधिकारी थे, डीएम साहब थे, इधर एएसपी मैडम थी, दोनों बड़े अधिकारी थे, इसका कुछ भी करवा सकते थे। इसलिए सौरभ घर नहीं जाता है और लखनऊ में उसे कोई जानने वाला भी नहीं था।
अब दोस्तों वो भीख मांगकर अपना गुजारा करने का फैसला करता है और अपनी पत्नी सुप्रिया के आसपास ही छिप छिप कर वो मंडराता रहता था। इनकी सारी गतिविधि देखा करता था। दोस्तों समय गुजरता है, 1.5 महीने का समय गुजर जाता है। वो दिन भी आता है जिस दिन सुप्रिया मैडम का और अनिकेत साहब का शादी होना था। डीएम साहब ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था रिसेप्शन का। उसमें बड़े बड़े अधिकारी आए थे, IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, बड़े बड़े नेता और गणमान्य लोग जो सभी लोग थे सर के, वो भी आए हुए थे। डीएम साहब ने गरीबों को खाने का भी व्यवस्था किया हुआ था। उसी खाना को खाने के लिए सौरभ वहाँ पहुँचता है। वहाँ देखता है एक शादी वाले स्टेज पर डीएम अनिकेत साहब और उनकी पत्नी सुप्रिया मैडम दोनों बैठे हुए हैं, शादी का जोड़ा पहने हुए हैं। लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। दोस्तों सौरभ से रहा नहीं जाता है और जाता है और जोर जोर से वहाँ हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, अगला नंबर तुम्हारा। दोस्तों यही कहानी थी सौरभ की। जब सौरभ पूरी कहानी डीएम साहब को सुना देता है तो डीएम साहब आपे से बाहर हो जाते हैं और अपने स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। अपने शादी वाली पगड़ी उतार कर नीचे फेंक देते हैं और सुप्रिया मैम को जोरदार थप्पड़ से गालों मारते हैं और उसे बोलते हैं अभी इसी वक्त तत्काल प्रभाव से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। और पुलिस वाले को बुलाते हैं और बोलते हैं इसे गिरफ्तार करो, इस पर FIR चलेगा, इस पर केस होगा, इस पर कई धाराएं लगाई जाएगी। ये शादीशुदा होते हुए भी अपने आप को अनमैरिड बता के एक डीएम से जालसाजी करने की कोशिश की है। हिंदू मैरिज एक्ट भी इसके ऊपर लगेगा क्योंकि पति से बिना तलाक लिए ये दूसरी शादी कर रही थी। दूसरा धारा लगेगा पति को अनलीगल दवाई खिलाकर पागल करने का आरोप भी उसके ऊपर लगेगा। सुप्रिया को बहुत सारे धाराओं में फंसा के डीएम साहब गिरफ्तार करवा देते हैं और अंततः उसके ऊपर केस भी चलता है, उसे सज़ा भी होती है। और डीएम साहब सौरभ को अपने साथ ले जाते हैं, उसकी काफ़ी मदद करते हैं और उसका एक बिजनेस हब शुरू करवा देते हैं। दोस्तों सौरभ अच्छा हो गया था, स्वस्थ हो गया था, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और डीएम साहब को काफ़ी शुक्रिया अदा किया था। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार बढ़िया कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।